नमस्कार। बाल विकास स्कूल खादरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी में अपन पढ़ रहे थे भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों में पढ़ने भारत के 3 भौतिक प्रदेश पढ़ लिए थे। चौथा और अंतिम भौतिक प्रदेश आज अपन पढ़ेंगे तटीय मैदान। तटीय मैदान जो है इसको अपन 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं दोनों भाग आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं मानचित्र में इनकी स्थिति बताऊंगा, उसके बाद इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो तटीय मैदान जो है इसको 2 भागों में, कौन से 2 भागों में बांटकर अपन पढ़ेंगे? तो पश्चिम दिशा की तरफ का जो है उसको अपन पढ़ेंगे पश्चिमी तट के रूप, पश्चिमी तट, और पूर्वी दिशा वाला जो भाग है उसको अपन पढ़ेंगे पूर्वी तट के रूप में। तो पश्चिमी दिशा वाला जो भाग है, पश्चिमी तट है, इसके विस्तार की अपन बात करें तो यह है 50 से 100 किलोमीटर, और पूर्वी तट की अपन बात करें तो यह है 100 से 150 किलोमीटर। औसतन इसकी लंबाई या विस्तार है 100 से 150 किलोमीटर, और पश्चिमी तट का विस्तार है, स्थल भाग का सागर से बीच का जो मैदानी क्षेत्र है, तटीय मैदान है, उसका विस्तार है 50 से 100 किलोमीटर। तो ये इसके 2 भाग। अपन सबसे पहले भी इसके अलग अलग भागों को किस नाम से पुकारा जाता है उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद उनके बारे में विस्तार से अपन पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ एक मानचित्र बनाएं और मानचित्र में इन सबकी स्थिति को नोट करें। तो सबसे पहले मानचित्र में आप इनकी स्थिति को नोट करेंगे। ये मानचित्र आप बना लेंगे। अब यहां एक बिंदु है सरक्रिक, जिसको आप सरक्रिक नोट कर लेंगे। यहां से यहां तक का कच्छ की खाड़ी के पास वाला, ये कच्छ की खाड़ी है, यहां का जो ये तटीय भाग है इसको कहा जाता है कच्छ का मैदान। कच्छ का मैदान, ये कच्छ का रण है, ये खाड़ी कच्छ की खाड़ी, और ये तटीय मैदान है, इसको कहा जाता है कच्छ का मैदान। फिर यहां वाला ये जो भाग है इसको कहा जाता है सौराष्ट्र तट, इसको कहते हैं सौराष्ट्र तट। फिर इसके आगे अपन बढ़ते हैं तो ये वाला जो भाग है गुजरात का, यहाँ पर गुजरात की स्थिति ये है, तो ये वाला जो भाग है इसको कहा जाता है गुजरात का मैदान, गुजरात का मैदान। और इस तट को एक समेकित नाम भी दिया जाता है। कच्छ का मैदान है, सौराष्ट्र और गुजरात का मैदान है, इसका एक नाम है जिससे इस पूरी तटीय रेखा को जाना जाता है, वो है काकरापार, काकरापार तट, या फिर अपन दूसरा इसको नाम से कई बार किताबों में पढ़ते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। इसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं तो यहाँ पर है गोवा। तो गोवा से ऊपर वाला ये जो भाग है महाराष्ट्र का तटीय रेखा वाला जो भाग है इसको कहा जाता है कोंकण तट, इसको जानते हैं अपन कोंकण तट के नाम से। फिर यहाँ पर अपन बात करें, ये केरल की स्थिति है, ये तमिलनाडु है, और ये ऊपर यहाँ पर कर्नाटक है। तो यहाँ पर एक स्थान है जिसे कहा जाता है न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर। तो यहाँ गोवा के पास यहाँ से लेकर के और नीचे न्यू मंगलोर तक का जो भाग है इसको कहा जाता है कर्नाटक तट। और कर्नाटक की जगह कई बार आप एक और भी शब्द पढ़ने को आपको मिलेगा, वो है कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। दोनों इसी तटीय रेखा के नाम है। इसके बाद न्यू मंगलोर से नीचे अपन बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर एक भाग है जो अपन ने सबसे पहले भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ी तब बात की थी, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है जिसे कहा जाता है कन्याकुमारी। इसी कन्याकुमारी का मैंने आपको एक नाम और भी बताया था, केप केमोलिन, केप केमोलिन। तो जहां न्यू मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो भाग है इसको कहा जाता है केरल तट। दूसरा इसका नाम मिलता है अपने को मालाबार तट, मालाबार तट। अब ये तो हो गई पश्चिमी तटीय मैदान की बात। अब अपन बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की। तो पूर्वी तटीय मैदान में ये जो भाग है, ये जो भाग है इसको कहा जाता है कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। दूसरा ये तमिलनाडु के पास वाला क्षेत्र है तो इसको
तमिलनाडु तट भी कहा जाता है। कोरोमंडल तट या तमिलनाडु तट। इसके बाद में ऊपर अपन यहाँ पर एक झील है, लेगून झील, जिसका नाम है पुल्लिकट झील। पुल्लिकट लेगून झील होती है किसी भी तटीय रेखा का वह दंतुरित या कटा फटा भाग जहां सागर का जल एक बार बहकर आ तो जाता है, लेकिन उसके बाद उसके साथ आए अवसाद के अवरोध के कारण वापस बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप बनने वाली झीलें लेगून झीलें कहलाती हैं। और यहाँ पर पूर्वी तट पर ये पुल्लिकट झील जो है ये लेगून झील है। तो अपन बात कर रहे थे यहाँ पर ये कोरोमंडल तट से ऊपर वाला जो भाग है इसको कहा जाता है गोलकोंडा तट। इसको कहा जाता है गोलकोंडा तट या फिर उत्तरी सरकार तट। गोलकोंडा तट या उत्तरी सरकार तट। इसके बाद में ऊपर उड़ीसा वाला जो भाग है, यहाँ ये उड़ीसा वाला जो हिस्सा है, यहाँ उड़ीसा में यहाँ पर भी एक लेगून झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का झील। तो इस तट को कहा जाता है कलिंग, कलिंग तट। दूसरा इसका नाम कई जगह आपको मानचित्र में किताबों में देखने को मिलता है उत्कल तट, कलिंग तट या उत्कल तट। इसके बाद में ऊपर पश्चिम बंगाल के पास वाला ये जो भाग है इसको कहा जाता है बोंगा तट। ये तो हुई हमारे जो तटीय मैदान है इसकी मानचित्र में स्थिति। आप इसको अच्छी तरह क्लियर कर लें। इसके बाद अपन प्रत्येक भाग का वर्णन पढ़ने जा रहे हैं, तो आप जैसे जैसे मैं बिंदु बोलूँ और उनके बारे में जो भी कुछ बताऊं उसको आप लिखते जाएं मेरे साथ साथ, ताकि भविष्य में जब आपको पढ़ने की जरूरत पड़े तो वो आपके समस्या नहीं हो। स्थिति हमेशा जब भी आपको जरूरत पड़े देख करके और क्लियर कर सके। तो मानचित्र आपने बना लिया, मानचित्र में आपने सबने नोट किया। बाकी सबसे पहले आप डालेंगे काकरापाड़ तट या फिर काठियावाड़ तट, काकरापाड़ तट या फिर काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट की बात अपन करें तो आपने राज्य में स्थिति देखी तो आप बता सकते हैं कौन से राज्य के तटीय क्षेत्र को काठियावाड़ या काकरापाड़ तट कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए गुजरात। फिर दूसरी बात करें इसको कितने भागों में बांटा जाता है, तो पहले अपन इसके अलग अलग भागों के नाम लिखे थे। तो कितने भाग लिखे अपन ने इसके? अलग अलग 3 भाग लिखे। सबसे पहले ऊपर कच्छ के रण के पास वाला जो तटीय क्षेत्र था, कच्छ की खाड़ी के पास वाला, वो था कच्छ का तट। इसके 3 भाग। पहला अपन ने पढ़ा था कच्छ का तट, दूसरा अपन ने पढ़ा सौराष्ट्र का तट, और फिर तीसरा अपन ने पढ़ा था गुजरात तट। इन तीनों को ही मिलाकर के काठियावाड़ या काकरापाड़ तट कहा जाता है। अब आप नोट लगाकर एक चीज डाल लेंगे जो मैं लिखवाने जा रहा हूं, आपको नोट लगाइए। सबसे पहले कच्छ के रण को सफेद मरुस्थल भी कहते हैं। कारण क्या है सफेद मरुस्थल कहने का? कच्छ का रण जो है भारत का सबसे बड़ा जैव संरक्षित क्षेत्र है। पहली बात, यहाँ जंगली गधे के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। कच्छ के तट पर कांडला बंदरगाह स्थित है। यहाँ पर जवारी बंदरगाह है। जो कांडला बंदरगाह है यह एक प्रकार का जवारी बंदरगाह है। अब सबसे पहले मैं बात करूं सफेद मरुस्थल की, तो सफेद मरुस्थल कहने का कारण है कि यहाँ पर लवणीय जो मृदा है उसकी अधिकता है, और उस लवणीय मृदा से नमक का उत्पादन किया जाता है, और नमक का जो रंग है वो कैसा होता है? सफेद। और यही कारण है कि इस भाग को सफेद मरुस्थल कहा जाता है। अब यहाँ जो एक जवारी बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है, इसका नाम बदल करके रख दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अब सौराष्ट्र का जो तट है, अभी अपन ने 3 अलग अलग भागों में बांटा। पहला पढ़ा कच्छ का तट, दूसरा पढ़ा अपन ने सौराष्ट्र का तट। तो सौराष्ट्र के तट पर गिर तथा मांडव पहाड़ियों द्वारा निकलने वाली नदियों से निर्मित उपजाऊ भूमि जो कृषिगत उत्पादन के लिए विशेषतया जानी जाती है, अपने यहाँ कृषिगत उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुजरात के तट पर आने वाली महत्वपूर्ण नदियां देखो, अभी अपन ने बात की थी 2 नदियां जो पश्चिम भाग में आकर के अरब सागर में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती। इसके अलावा मध्य प्रदेश से निकलने वाली एक नदी है माही, जो अपने राजस्थान से होकर के भी बहती है, और एक बार राजस्थान में प्रवेश करने के बाद पुणे बाहर निकलती है। नीचे दक्षिण में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ साइड में नदी बहती है। और यह नदी जो है वो भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भी जीके का क्वेश्चन बनता है। तो यह माही नदी, इसके अलावा एक साबरमती नदी जो है, इनके अवसाद जो है नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से इस मैदानी भाग का निर्माण होता है। इसके बाद नीचे पर ने पढ़ा था कोंकण तट।
जो महाराष्ट्र के तट से लेकर के गोवा तक का जो भाग था उसके बारे में अपन ने पढ़ा, कोंकण तट। तो दूसरे नंबर पर आप नोट करेंगे कोंकण तट। कोंकण तट की राज्य की स्थिति की अपन बात करें तो राज्य में अपन ने मानचित्र में देखा था, अभी मैंने दोहराया दोबारा, महाराष्ट्र और गोवा। अब कोंकण तट जो है वो महाराष्ट्र के तट पर सेलसेट द्वीप पर, कोंकण तट जो है इसके पास एक द्वीप है, पहले अपन ने द्वीपों में पढ़ भी लिया, सेलसेट द्वीप। इसी सेलसेट द्वीप पर मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी और भारत की वाणिज्यिक राजधानी जिसको कहा जाता है स्थित है, सपनों का शहर जिसे, नगर जिसे कहा जाता है, यह मुंबई स्थित है। मुंबई बंदरगाह यहीं पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय भी है जहां पर पानी के जहाज आकर रुकते हैं, उनकी मरम्मतें, उनमें ईंधन की आपूर्ति आदि कार्य किए जाते हैं। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को सागर से होकर के भारत में प्रवेश करना हो तो उसके लिए उपयोग करेगा वो मुंबई बंदरगाह। यही कारण है कि मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गोवा के तट पर ज्वारी तथा मांडली नदी आकर मिलती है। कोंकण तट का अंतिम भाग जो है नीचे दक्षिण में गोवा, वहां पर दो नदियां आकर के मिलती हैं, ज्वारी और मांडवी। अब आगे अपन बात करते हैं कन्नड़ तट की। कन्नड़ तट के लिए अपन ने एक शब्द और उपयोग में लिया था, कर्नाटक तट। तो आप बता सकते हैं कि कै फॉर कन्नड़, कै फॉर कर्नाटक, या फिर इसको दूसरा एक और नाम भी इसका लिया जाता है, कैनारा, कन्नारा तट। तो तीनों में एक ही शब्द निकल कर आ रहा है, कै न, कर्नाटक में भी कै न। तो आपको याद हो जाएगा अच्छी तरह की, इसे तटीय भाग की स्थिति कहां पर है, कर्नाटक के पास। इसका विस्तार है गोवा से न्यू मंगलोर तक, नीचे केरल का ऊपर उत्तरी अंतिम भाग पर पढ़ा था, यह स्थिति थी ऐसे केरल की, तो ये था न्यू मंगलोर। तो ऊपर अपन गोवा से लेकर के यहां तक के भाग को किस नाम से जानेंगे, कन्नारा तट या कन्नड़ तट या फिर कर्नाटक तट। न्यू मंगलोर बंदरगाह इस तट का प्रमुख बंदरगाह है, और कन्नारा तट है या कन्नड़ तट है, इसका प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, न्यू मंगलोर। इसे भारत का कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। भारत में कॉफी का उत्पादन मुख्य रूप से इसी भाग में होता है। इस प्रकार ये कॉफी उत्पादक क्षेत्र है, और यहां से होने वाले अत्यधिक कॉफी उत्पादन को दूसरे देशों में निर्यात करने के लिए इसी बंदरगाह का उपयोग किया जाता है। कौन से बंदरगाह का, न्यू मंगलोर का। अब अगला भाग अपन पढ़ेंगे मालाबार तट। ये जो भाग यह है मालाबार तट। मालाबार तट जो है वो केरल का तट है। तो आप बता सकते हैं कौन से राज्य के तटीय भाग को मालाबार तट कहते हैं, केरल के भाग को। इस तट का विस्तार है न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी। ये भारत की मुख्य भूमि का जो अंतिम दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी, जिसे केप कैमोरिन भी कहा जाता है। यह तट मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, और काली मिर्च को जो यहां से दूसरे भागों में निर्यात की जाती है यवन प्रिय भी कहा जाता है। प्राचीन समय में यवन जो देश थे वहां पर यहाँ के व्यापारी ले जाकर के यहाँ से काली मिर्च बेचते थे, उसका व्यापार या व्यवसाय करते थे। कोच्चि बंदरगाह मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह है। दूसरी चीज आप नोट करेंगे, मालाबार तट का एक बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह कोच्चि बंदरगाह। इस बंदरगाह को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मसाला बंदरगाह है। और कोच्चि को ही अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। जीके में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अरब सागर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा कोच्चि। अब आप पढ़ेंगे पूर्वी तटीय जो मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान के जो अलग अलग भाग थे उनकी महत्वपूर्ण जानकारी आपने नोट की। इसके बाद अपन पढ़ेंगे पूर्वी जो तटीय मैदान है उसके बारे में। तो वहां पर सबसे पहले अपन ने दक्षिण का जो भाग था, यहाँ कन्याकुमारी से लेकर के इधर तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो था उसको नोट किया था कोरोमंडल। कोरोमंडल को दूसरा तमिलनाडु तट भी कहा जाता है, तो इसकी स्थिति होगी तमिलनाडु राज्य के साथ। और इस तट का विस्तार है कन्याकुमारी से पुल्लिकट झील, जो लेगुन झील थी वहां तक है। कोरोमंडल जो तट है उस पर मन्नार की खाड़ी में एक बंदरगाह स्थित है। बंदरगाह का नाम है तूतीकोरिन, जिसे भारत का एक विशेष बंदरगाह का दर्जा प्राप्त है। एक उपनाम से जाना जाता है मोती बंदरगाह के नाम से। और यहाँ पर एक चीज आप और नोट कर लें, इसी के साथ लगता हो यहाँ पर एक पड़ोसी देश भी हमें दिखाई देता है, श्रीलंका। तो इस बंदरगाह को तो कहा जाता है मोती बंदरगाह, और रत्नों का देश है श्रीलंका। रत्नों का देश है श्रीलंका। रावल रतन सिंह का नाम आपने सुना होगा, पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी का वाकया। तो वो मोतियों की माला के लिए मोती खोजने यहीं आते हैं, यहीं पर उनको पद्मिनी से उनकी मुलाकात होती है, यहीं से उनको लेकर के जाते हैं
अपनी राजस्थान से संबंधित ऐतिहासिक घटना है। तो रत्नों का देश कहा जाता है श्रीलंका को। अब मोतियों का शहर, यहाँ मैं 2-3 आपके जीके के से जुड़े इस शब्दावली से जुड़े क्वेश्चन है उनको क्लियर कर देता हूँ। मोतियों का शहर कहा जाता है हैदराबाद को, और पूरव का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। रत्नों का देश और पूरव का मोती कहा जाता है श्रीलंका को, और मोतियों का शहर कहा जाता है हैदराबाद को। तो भारत का मोती किसे कहा जाता है? भारत का मोती कहा जाता है तूतीकोरिन बंदरगाह को। तूतीकोरिन बंदरगाह को भारत का मोती कहा जाता है। अब देखो, कोरोमंडल तट जो है उसका पूर्वी तट जो है उसका सबसे बड़ा बंदरगाह इसी भाग पर स्थित है, चेन्नई बंदरगाह है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के तटीय भाग पर स्थित बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। यह है भारत का सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह, और दूसरा पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। अब अपन पढ़ेंगे आगे गोलकोंडा तट। आंध्र प्रदेश के पास वाला जो भाग है तटीय मैदान का उसको कहा जाता है गोलकोंडा तट। इसका विस्तार है पुल्लीकट झील से गोदावरी डेल्टा तक। गोदावरी डेल्टा तक यह तटीय भाग फैला हुआ है जिसको जाना जाता है गोलकोंडा तट के नाम से। इस तट पर अनेक डेल्टाई झीलों का निर्माण भी हुआ है। जैसे एक झील की मैं बात करूं, कोलेरू झील। कोलेरू झील दो नदियों के मध्य है, कृष्णा और गोदावरी। इन दोनों के मध्य एक झील है और इस झील को कहा जाता है कोलेरू झील। यह डेल्टाई झील, डेल्टा पर नदियों के मध्य निर्मित झील है। विशाखापट्टनम इस तट का एक प्रमुख बंदरगाह है। इस तट का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। इसकी प्रकृति कैसी है, निर्माण की दृष्टि से स्वरूप कैसा है? यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है, क्योंकि यह डोलफिर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। अब बात करें अपने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की, तो यह भी इसी तटीय भाग पर विशाखापट्टनम में स्थित है। और विशाखापट्टनम को बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है यहाँ पर, करंट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। रेलवे का 18वां नया जोन घोषित किया गया, अंतिम, इसके बाद में नया नहीं हुआ। तो ये 18वां जोन है रेलवे का, जिसे विशाखापट्टनम नाम से अपन जानते हैं। दक्षिणी तटीय रेलवे जोन के नाम से इसको यहाँ पर उद्धृत किया गया है। इसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं, तो उड़ीसा वाला जो भाग है इसको कहा जाता है कलिंग तट। अशोक के समय कलिंग की राजधानी हुआ करती थी तोसली, जिससे पर आक्रमण किया, विजय प्राप्त की, और इसी के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और अशोक युद्ध करना त्याग देता है, धर्म की नीति अपनाता है, अपने धर्म में परिवर्तन करता है, लोगों के कल्याण में अपना जीवन लगा देता है। तो ये वही कलिंग है उड़ीसा के पास, उड़ीसा वाला, जहाँ के तटीय भाग को कलिंग तट या उत्कल तट कहा जाता है। इस तट का विस्तार है गोदावरी के डेल्टा से लेकर महानदी के डेल्टा तक। इस तट का प्रमुख बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह है। इस बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। भारत के सबसे बड़ी लेगून झील जो यहीं पर स्थित है, पहले भी मैंने बात की, चिल्का झील। अब बात करेंगे बोंगा तट की। पश्चिम बंगाल वाला जो भाग है, पश्चिम बंगाल का जो तटीय मैदान है, इसको कहा जाता है बोंगा तट। इस तट का विस्तार है महानदी से स्वर्ण रेखा तथा हुगली नदी तक। इस तट का प्रमुख बंदरगाह हल्दिया है। हल्दिया बंदरगाह को जूट बंदरगाह भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है और उस जूट को इसी बंदरगाह से होकर निर्यात किया जाता है। आज अपन ने पढ़ा भारत का तटीय मैदान। अब भारत के भौतिक प्रदेश पूरे होते हैं। कल मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।